ये कहानी है केरला के एक छोटे से गांव की, जहां के सभी लोग अपने खेतों में अनाज के बजाय नारियल के पेड़ उगाते हैं। संदो, ओ संदो, कहाँ हो आज सुबह से? देखे नहीं रहे? अरे अन्ना, मैं आज बीमार था। क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? कल रात बारिश में भीग गया था तो गीले कपड़ों में ही सो गया और सुबह उठा तो देखा पूरा बदन दर्द कर रहा था। सेहत का खास ध्यान रखा करो और बारिश में जरा कम भीगा करो। अरे अन्ना, आपको तो पता ही है हमारे गांव में कैसी बारिशें होती हैं। अभी आपको धूप दिखाई देगी और कुछ ही देर में अचानक से आसमान में बादल और हो गई बारिश शुरू। इसीलिए तो सबसे यही कहता फिरता हूँ कि चाहे कड़ी धूप ही क्यों ना हो, घर से निकलो तो बरसाती साथ में रखा करो जी। क्या पता कब बादल मेहरबान हो जाए, कोई जानता थोड़ी ना जी। और बताइए, क्या किया आपने आज दिन भर? खेतों में नारियल के पौधे लगाने गया था। और तुम कब कर रहे हो नए पौधों की रोपाई? कल तक तबीयत ठीक हो जाए तो कल से ही काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास कुछ पौधे बचे हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। कल सुबह आकर ले लेना मुझसे। ठीक है अन्ना। अन्ना अपने घर की तरफ चला जाता है। जाकर खेतों की जांच करके आता हूँ कि कितने पौधे लगेंगे। संधू अपने खेतों की तरफ जाता है, जहाँ रास्ते में उसको नारायणी मिलती है। अब तबीयत कैसी है संधू? अन्ना बता रहे थे कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है। हाँ, अब कुछ ठीक है। तुम कहाँ से आ रही हो? बाबा के साथ खेतों में पौधों की रुपाई के लिए गई थी। मैं भी खेतों की तरफ ही जा रहा हूँ। बस जरा अनुमान लगा लूं कि कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अरे हाँ, बाबा ने कहा है कि जब तुम्हारा खुद का पक्का घर होगा ना, तभी तुमसे मेरी शादी करवाएंगे, नहीं तो बाबा मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे। बाबा से कहना कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इस साल के आखिर तक मेरा खुद का पक्का मकान बन जाएगा। कोई नया रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर संधू अपने खेतों की तरफ चला जाता है और नारायणी अपने घर के लिए चली जाती है। नारायणी की बातों से अब संधू थोड़ा परेशान हो गया है। उसको अब जल्दी ही पक्का मकान बनवाना होगा। इस साल भी अगर खुद का पक्का घर नहीं बना पाया ना, तो नारायणी से शादी नहीं हो पाएगी। इस बार तो कड़ी मेहनत करके खूब सारे नारियल उगाने पड़ेंगे। संधू खेतों में जाता है और नाप लेकर आता है कि वो कितनी कितनी दूरी पर पौधों की रुपाई करेगा। घर आकर वो खाना बनाता है और खाना खाकर सोने चला जाता है। कल सुबह जल्दी उठकर खेत जाना है, इसीलिए अभी जल्दी सो जाता हूँ। संधू दिया बुझाकर सो जाता है। अगली सुबह वो जल्दी उठता है और पौधे लेने के लिए अन्ना के घर चला जाता है। अन्ना, ओ अन्ना, मैं आया हूँ, नारियल के पौधे दे दो। अरे अंदर आ जाओ जी, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तुम भी कुछ नाश्ता कर लो, फिर ले जाना पौधे। नहीं अन्ना, मुझे देर हो रही है। आ जाओ जी, शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हारा ही घर जी। ये लो बेटी, उसको ये नाश्ता बाहर ही दे दो, अंदर है तो वो आएगा नहीं। ठीक है पिताजी। सरोजनी एक थाली में इडली, वड़ा और चटनी लेकर बाहर आती है और संधू को देती है। ये लीजिए भैया, नाश्ता कर लीजिए। और नाश्ता करने लगता है। कुछ देर में नाश्ता करने के बाद अन्ना भी बाहर आ जाते हैं। हो गया नाश्ता? आ जाओ, मैं तुम्हें नारियल के पौधे दे देता हूँ। अन्ना संधू को नारियल के पौधे देते हैं और संधू उन पौधों को लेकर अपने खेतों में रोप देता है। इस बार तो अच्छे से मेहनत करनी होगी, तभी जाकर घर बनाने के लिए पैसे जुटा पाऊंगा। संधू पौधे रोपने के बाद उनकी जड़ों में छोटे छोटे गड्ढे करके खाद और पानी डालता है, ताकि वो जल्दी से बड़े हो जाएं। अब संधू हर दिन अपने खेत में जाता है और पौधों को पानी देता है। नारियल के पेड़ तो अच्छे से बढ़ रहे हैं, इस बार खूब नारियल बेचूंगा। कुछ दिनों में सभी पौधों पर नारियल लग जाते हैं। ट्रक वाला आया है नारियल खरीदने के लिए, चलो जल्दी से पेड़ों से नारियल तोड़ लो जी। नहीं अन्ना, इस बार मैं ट्रक वाले को नारियल नहीं बेचूंगा। वो हमसे 10 रुपए में एक नारियल खरीदता है और शहर जाकर दुकान वालों को एक नारियल 50 रुपए में बेचता है। एक नारियल पर सीधे 40 रुपए का मुनाफा जी। वही तो, साल भर मेहनत करे हम लोग और मुनाफा कमाए ये बीच वाले। वैसे भी मुझे इस साल ज्यादा पैसों की जरूरत है, पक्का घर जो बनाना है। मेरे भी बेटी की शादी जी
और मैं सोच रहा था कि साहूकार से कर्ज ले लूं, पर अगर मैं भी शहर जाकर नारियल बेचूं तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं जी। अन्ना और संधू दोनों अपने खेतों में उगाए नारियल को तोड़ते हैं और बोरे में भरकर शहर ले जाकर बेचते हैं, जिससे दोनों अच्छे पैसे कमा लेते हैं। पैसे जमा करके संधू अपना एक खुद का पक्के का मकान बना लेता है और अन्ना अपनी बेटी सरोजनी की शादी कर देते हैं। अब तो पक्का मकान भी बना लिया, नारायणी के पिताजी से शादी की बात करनी होगी। संधू नारायणी के घर जाता है और अपनी शादी की बात करता है। पक्का मकान बनाने से अब नारायणी के पिताजी इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। अरे ये बारिश इतनी तेज कैसे होने लगी? संधू देखता है कि उसके गांव में तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है और देखते ही देखते बारिश का पानी जमा होने लगता है। अब क्या करेंगे? कल शादी का दिन है और आज इतनी तेज बारिश से पूरे गांव में पानी भर गया है। पहले खुद की जान बचाने के बारे में सोचो। बाढ़ से घर डूबने लगे हैं, हम जिंदा रहेंगे तो कभी भी शादी कर सकते हैं। जैसे जैसे बारिश तेज होती है और समय बीतने लगता है, बाढ़ का पानी घरों के अंदर भी जाने लगता है और घर टूटने लगते हैं। जल्दी यहाँ से निकलो बेटा, हमारा घर भी बहने वाला है, मंदिर की तरफ चलो। अन्ना वो अपनी बेटी को लेकर मंदिर में जाता है, जहाँ सभी गांव वालों ने शरण ली है। मंदिर वैसे तो गांव के निचले हिस्से में है, पर तब भी बाढ़ के पानी का वहाँ पर कोई असर नहीं दिख रहा है। आओ मेरा हाथ पकड़ लो, पानी का बहाव बहुत तेज है। संधू अपनी जान पर खेलकर नारायणी और उसके पिताजी को लेकर मंदिर में जाता है। अब सभी गांव वाले बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे पानी कम होता है, पर गांव वालों के घर पानी के साथ टूटकर बह गए हैं, इसलिए सभी लोग बेघर हो जाते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके अपना खुद का पक्का घर बनाया था और आज वो घर मेरे ही आंखों के सामने बह गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। हम सब लोगों के घर भी बाढ़ में बह गए जी, तुम अकेला ही बेघर नहीं हुआ जी। ऊपर वाले की कृपा है कि किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ जी। सही कहा आपने अन्ना, जिंदा है इतना ही काफी है, घर तो हम दूसरा भी बना सकते हैं। तभी वहाँ पर नारायणी और उसके पिताजी आते हैं। अब तो मेरे पास मेरा कच्चा घर भी नहीं बचा है, तो क्या अब आप नारायणी से मेरी शादी नहीं करवाएंगे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम एक मेहनती लड़के हो, आज नहीं तो कल खुद का घर फिर से बना लोगे और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा मेहनती दामाद मिला है, जिसने इस आपदा के समय में हमको शरण दी। आओ उन्हें धन्यवाद करे जी। सभी गांव वाले अब मंदिर के आंगन में इकट्ठा होते हैं और अयप्पा स्वामी की पूजा अर्चना करते हैं। हे स्वामी, आपने हम सभी को अपने घर में शरण दी, इसके लिए हम सभी गांव वाले आपके आभारी जी। पर हम कितने दिन और यहाँ रहेंगे? हे स्वामी, हम लोग फिर से मेहनत करके खुद का घर बना सकते हैं, पर बाढ़ से हमारे खेत भी बह गए हैं। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और मंदिर के प्रांगण में लगा एक नारियल का पेड़ तेजी से हिलने लगता है। उसमें से एक बड़ा सा नारियल नीचे गिरता है और उसके 2 टुकड़े होते हैं। वो नारियल देखते ही देखते एक बड़े से गांव में बदल जाता है, जहां पर सभी लोगों के लिए एक एक घर और खेत भी बन जाते हैं। स्वामी की जय हो। मुझे पता था कि स्वामी आप हमारे सर पर छत जरूर देंगे। अब सभी लोग अपने लिए एक एक घर चुन लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। नारियल से बने इस गांव में चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हैं, ताकि कभी भी अगर बाढ़ आए तो बाढ़ का पानी गांव में ना आ सके। इस बार मैं नारियल के साथ साथ अपने खेतों में अनाज भी उगाऊंगा। नारायणी के पिताजी नारायणी और संधू की शादी बड़े धूमधाम से करवाते हैं, जिसमें सभी गांव वाले शामिल होते हैं। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में 2 आदमी एक दूसरे के पड़ोसी थे।
उनका नाम था मनु और धानु। दोनों की ही छोटी छोटी झोपड़ियां थीं बीच के सामने, जिसमें दोनों अपनी बीवियों के साथ रहते थे। दोनों ने ही अपने अपने छोटे से कमरे बनाए हुए थे। मनु गरीबी के कारण दुखी रहता था। अक्सर उन्हें भूखा रहना पड़ता था, इसीलिए हमेशा पूजा पाठ करता। एक दिन एक पेड़ के देवता उसकी पूजा से खुश हो गए और उसके पास आए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए भले आदमी? ओ भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन जल्दी से बताओ तुम चाहते क्या हो? मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ भगवान। तथास्तु। सच में? लेकिन याद रहे, अमीरी इतनी आसानी से नहीं आती। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम्हारी अमीरी तुम्हें कैसे मिलेगी, उसे तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। ठीक है भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनु के बरामदे में बहुत लंबे लंबे नारियल के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन उसने इन पेड़ों के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया था। जल्दी ही ये नारियल पकने वाले हैं, क्यों ना इस बार इन्हें तोड़कर बेच आओ, इससे हमें पैसे मिल जाएंगे। ओ भाग्यवान, अब हमें नारियलों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही हम अमीर आदमी बनने वाले हैं, बस देखती जाओ। ओ लेकिन मनु को नहीं पता था कि भगवान ने अपनी कृपा इन्हीं नारियल पर की थी। इसके जरिए भगवान परीक्षा लेना चाहते थे। ओह, बड़ी अजीब बात है। कल तक तो ये नारियल छोटे छोटे थे, लेकिन आज ये बिल्कुल पके हुए लग रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? सच? क्या ये सच में इतनी जल्दी पक गए हैं? हाँ, तुम्हें ऊपर जाकर इन्हें तोड़कर लाना चाहिए। जाओ, इन्हें बाजार में बेच आओ। आज ही करना पड़ेगा, आज मन नहीं है। लेकिन नारियल पक गए हैं, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। नहीं, आज मेरा काम करने का मन नहीं है और नारियल भाग थोड़े ही जाएंगे, ये मैं कल करूँगा। खैर, क्या आज तक किसी आलसी आदमी से कोई काम करा पाया है? लेकिन जब मनु अपना आलसीपना दिखा रहा था, उसी रात धानु अपने बरामदे में बैठा था। दम दीदा, कितनी खूबसूरत रात है। ऐसी रातों में चमत्कार होते हैं। काश आज मेरे साथ भी कोई बढ़िया चमत्कार हो जाए। काश मुझे भी आज कुछ छप्पर फाड़ के मिल जाए। ये क्या था? क्या ये तो नारियल है, इतना पका हुआ है, इसमें तो बहुत मीठा पानी निकलेगा। वाह वाह वाह, 2 नारियल दोनों मेरे ही बरामदे में आकर गिरे हैं। अब तो दोनों मेरे हैं। चलो, मनु को पता भी नहीं चलेगा। तुम मेरे लिए क्या लाए हो? नारियल? हाँ भाग्यवान, ये दोनों मनु के पेड़ से गिरे हैं। ये हमारे बरामदे में आ गिरे थे। तो हमें उसे बताना नहीं चाहिए? क्यों? जो हमारे बरामदे में गिरा है वो हमारा है। जाओ, ये दोनों नारियल तोड़ के ले आओ। मैं ठंडा नारियल पानी पीने के लिए आतुर हो रहा हूँ। ये क्या है? ओ भगवान, ये तो सोने का सिक्का है। इस नारियल में तो एक सोने का सिक्का है।
मुझे यकीन था कोई चमत्कार होगा। जल्दी दूसरा भी तोड़ो। दो नारियल में 2 सोने के सिक्के। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि उस पेड़ के हर नारियल में सोने का सिक्का है। जरा सोचो तो सही, अगर हमें वो सारे सिक्के मिल जाएं, तो हम अमीर हो जाएंगे। तुम देखती जाओ भाग्यवान, उस मनु को कभी पता नहीं चलेगा कि इन नारियल में क्या है। तुम्हें अपने चालाक पति पर बहुत गर्व होगा। अरे मनु, कितनी अच्छी सुबह है ना? हाँ धानु, लगता है तुम्हारे नारियल पक गए हैं। क्या तुम इन्हें तोड़ने वाले हो? पता नहीं, अभी काम करने का मन नहीं है। धानु भाई, मुझे नहीं लगता ये इन नारियल को कभी तोड़ेंगे। आपको तो पता ही है कि मेरे पति कितने आलसी आदमी हैं। चिंता मत करो। वैसे हर कोई नारियल के इतने लंबे पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता। शायद उसे डर लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं तोड़ कर ला सकता हूँ। और हाँ, अगर तुम चाहो मैं बाजार जाकर बेच भी आता हूँ और पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम करोगे? हाँ बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं पूरा पेड़ खरीद लेता हूँ। हाँ, तुम इतना सोच क्यों रहे हो मनु? मैं तुम्हारी परेशानी भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। नहीं, मैं पेड़ नहीं बेचूंगा। माफ करना, मेरे दादाजी ने लगाया था, तुम तो जानते ही हो। खैर ठीक है, लेकिन ये नारियल तुम किसी को नहीं दोगे, ठीक है? अब इतना तो कर ही सकते हो। हाँ? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। चलो हाथ मिलाते हैं। इस तरह धानु और उसका परिवार आलसी मनु को लूटते रहे। धानु पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ कर लाता और उन्हें बाजार में बेचने का नाटक करता, लेकिन असल में वो उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता और सच में हर एक नारियल से सोने का सिक्का निकालता। और इस तरह मन्नू को धोखा देकर धानु और उसकी पत्नी अमीर होते चले गए। वो जादुई पेड़ नारियल देता गया, धानु उन्हें बेचता गया और उसका घर बड़ा होता चला गया और जल्द ही वो पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। दूसरी तरफ मनु, जिसे कोई अंदाजा नहीं था, कुछ रुपए कमाकर खुश था, जो उसे धानु से नारियल के बदले में मिलते थे। लेकिन मनु की बीवी बहुत समझदार थी। एक दिन धानु और उसकी बीवी इतने अमीर हो गए हैं, कैसे समझ नहीं आता। क्या पैसे आसमान से बरस रहे हैं? कड़ी मेहनत करता है। चलो भी, हमें दूसरे लोगों की किस्मत पे जलन नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी तरह की जलन नहीं है, लेकिन कौन सा काम? मैंने उसे कोई काम करते नहीं देखा, सिवाय हमारे नारियल बेचने के। और सच में अब वो बहुत अमीर हो गया है, तो फिर उसे हमारे नारियल बेचने की क्या जरूरत है? लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, नहीं? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। जब से उसने हमारे नारियल बेचने शुरू किए हैं, तभी से वो अमीर हुआ है। ये आलसीपना छोड़ो और जाकर देखो मनु। अरे, एक बार तुम्हारे दिमाग में अगर कोई बात बैठ गई तो भगवान भी उसे भुला नहीं सकता। ठीक है, आज रात चलकर देखते हैं। वो दोनों वहाँ हैं। चलो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। चुप रहो, सुनो।
मुझे लगता है अब हमें एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए, इस गांव से बाहर, शहर के आसपास। खरीद लेंगे। थोड़ा इंतजार करो मेरी रानी। पहले जाओ और जाकर नारियल लेकर आओ। जरा देखें तो सही कि आज हमने कितना कमाया है। ठीक है। तुमने देखा ये? हमारे नारियल में सोने के सिक्के हैं। यही तो मैं सोच रही थी कि ये ऐसे इतने अमीर कैसे बन गए। सच में? फिर तो ये सब हमारा है। मैं जाकर अभी देखता हूँ। धानु, धोखेबाज, तो इस तरह से तू अमीर बना है, मेरे नारियलों में से सोना चुराकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो मनु। मैंने सब देख लिया है। झूठ मत बोलो। तुम्हारी सारी दौलत मेरी है, धोखेबाज। बकवास बंद करो और मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैंने तुम्हारे नारियल खरीदे हैं, तो उसके अंदर जो कुछ भी है वह मेरा है। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। वो सारे सोने के सिक्के मेरे हैं। चिंता मत करो, तुम फिर से भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस रात उसने कठोर प्रार्थना की। काफी देर के बाद भगवान फिर से सामने आए। क्या हुआ मनु? मैं हमेशा इस तरह से नहीं आ सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। हे भगवान, आप मेरी मदद कीजिए। धानु मेरे सोने के सिक्के चुराता रहा है। मैं जानता हूँ, मैंने सब देखा है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारे आलसीपन के कारण हुआ है। जो हो गया सो हो गया। लेकिन भगवान। ठीक है, क्योंकि तुम एक भले आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम पूरी मेहनत से काम करोगे। वादा करता हूँ। तुम खुद अपने पेड़ों पर चढ़ोगे? हाँ भगवान, जरूर मैं करूँगा। लेकिन मैं उस चोर धानु को सबक सिखाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, वो एक धोखेबाज है, उसे अपने किए का फल जरूर मिलेगा। उस रात अब मनु मुझे अपने नारियल नहीं बेचेगा। अब से मुझे इन्हें चुराना पड़ेगा। भाग्यवान, जल्दी करो, मैं नारियल ले आया हूँ। जल्दी से तोड़ो इन्हें। यहाँ ले आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ नारियल में तो बिच्छू है। हे भगवान, भागो, भाग्यवान, अरे भागो भागो। नहीं, ऐसा मत करो, हमें इन बिच्छुओं से बचाओ। मनु, मैं ऐसा क्यों करूं? ये सब तुम्हारे नारियल में थे। लेकिन तुमने तो कहा था कि नारियल के अंदर जो कुछ भी है वो तुम्हारा है ना? अलविदा धानु, बिच्छुओं के साथ मजे करो। धानु और उसकी बीवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बिच्छुओं ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन जब वो चले गए, उन्होंने मनु से जाकर माफी मांगी और उन्होंने अपनी दौलत को उनके साथ बांट लिया। दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे और जब उनके पास काफी धन हो गया, उन्होंने बाकी के सोने के सिक्के दूसरे गांव वालों में भी बांट दिए। नारियल का पेड़ जब तक रहा, उसके नारियल से सोने के सिक्के निकलते रहे। मोहन एक गरीब किसान था। मोहन का पूरा परिवार अपने ही खेतों में काम करता था। विभा, जरा पापा की मदद कर दे, मैं घर जा रही हूँ खाना बनाने। आई। विभा हमेशा किताबों में गुम रहा करती थी। विभा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था।
पर वो बहुत मेहनती भी थी, इसीलिए हमेशा अपने पापा का साथ दिया करती थी। तेरी स्कूल कब खुलने वाली है? पापा अभी 10 दिन बाकी हैं। ठीक है, तब तक कोशिश करूंगा तेरे लिए नया छाता खरीदने की। नहीं पापा, मुझे छाता नहीं, रेनकोट चाहिए। रेनकोट? पापा रेनकोट में बिल्कुल नहीं भीगूंगी, और छाता तो हवा से उलट जाता है। आजकल सभी बच्चे रेनकोट ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पर ये रेनकोट महंगा होगा ना? शायद, लेकिन सस्ता वाला भी तो आता होगा। आप मेरे लिए सबसे सस्ता ही खरीदना। ठीक है, देखता हूँ। फिर भी कितने का आता होगा? क्या पता, आज जाकर पता करते हैं। ये भी ठीक है, पहले खेत का काम खत्म करते हैं, फिर चलेंगे। ठीक है पापा। विभा और मोहन ने सारे खेतों में खाद छिड़क दी और फिर दोनों बाजार की ओर निकल पड़े। भैया, वो रेनकोट कितने का है? ये वाला, ये 550 का है। बाप रे, इतना महंगा? सबसे सस्ता तो ये है 300 रुपए का। ठीक है, अब रखिए, अब फिर कभी ले जाएंगे। हाँ? मोहन और विभा वहाँ से आगे बढ़ गए। पापा रेनकोट तो बहुत महंगा है ना? कहाँ बिटिया, वैसे भी छाता 200 रुपए का तो आता ही है। ये रेनकोट 300 का है, ऊपर से इतनी महंगाई। पर हमारे पास इतने पैसे हैं क्या? फिलहाल तो नहीं है, पर कुछ दिनों में पैसे आने वाले हैं और आते ही हम वो 300 वाला रेनकोट ले लेंगे। ठीक है पापा। विभा ये सोच कर ही खुश थी कि उसे रेनकोट मिलेगा, पर मोहन परेशान था। पैसों की तंगी चल रही थी, ऊपर से बरसात का मौसम शुरू हुआ और विभा की स्कूल भी शुरू हो गई। वो फटे पुराने छाते में भीगते बचते स्कूल जाया करती थी। एक ओर विभा का छाता टपक रहा था और दूसरी ओर मोहन के घर की छत टपक रही थी। अरे प्रंजल, वहाँ बर्तन रखो। रखते हैं। दोनों मियाँ बीबी परेशान हो गए थे। हर जगह से पानी ही पानी चू रहा था। यहाँ स्कूल में विभा दूसरे बच्चों के रेनकोट्स देख रही थी। क्या देख रही हो? तेरे नए रेनकोट को नजर लगा रही है। नहीं, मैं तो बस उन्हें देख रही थी। हम सब जानते हैं तू अभी घूरेगी और जब हमारा ध्यान नहीं होगा तब हमारे रेनकोट चुरा लेगी। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर घूर क्यों रही है रेनकोट? मेरे पापा भी मेरे लिए रेनकोट लाने वाले हैं, इसीलिए तुम्हारा देख रही थी कि कौन सा रंग अच्छा है। रेनकोट गरीब लोगों के खरीदने की चीज नहीं है। पिंकी मिंकी ने विभा का मजाक उड़ाया और दोनों वहाँ से चली गईं। विभा को बहुत बुरा लग रहा था और उसी वक्त वो अपना फटा हुआ छाता लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका ध्यान एक नाली पर पड़ा। उस नाली में एक छोटा कुत्ता फंसा हुआ था। अरे बाप रे, ये तो फंस गया है। विभा ने बिना सोचे समझे नाली में हाथ डालकर उस छोटे कुत्ते के बच्चे को बाहर निकाल लिया। तुम ठीक तो हो? विभा उस कुत्ते के बच्चे से बातें ही कर रही थी कि उसके सर पर किसी ने छाता रखा। विभा ने ऊपर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी था। विभा, तुमने इस कुत्ते के बच्चे को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हें एक रेनकोट चाहिए। ये लो। उस बूढ़े आदमी ने विभा को एक सतरंगी रेनकोट दिया। पर आपको ये सब कैसे पता? आप कौन हो? मेरा कोई नाम नहीं है, बस अच्छे लोगों को तोहफा देता हूँ और बुरे लोगों को दंड। तुमने आज एक अच्छा काम किया है, इसलिए ये रेनकोट तुम्हारा तोहफा है। थैंक यू। विभा ने तुरंत वो सतरंगी रेनकोट पहन लिया। विभा बहुत खुश थी और फिर विभा ने मुस्कुराते हुए उस बूढ़े आदमी को अलविदा किया और अपने घर की ओर चलने लगी। विभा घर पहुंची। अरे, तेरे पास रेनकोट कहाँ से आया? मुझे तोहफा मिला। लेकिन किसने दिया? विभा ने अपने माँ पापा को सारा किस्सा बताया। उस बूढ़े आदमी ने मेरी अच्छाई के लिए ये रेनकोट मुझे तोहफे में दिया। ऐसे किसी अनजान से तोहफा नहीं लेते हैं बेटा। अरे बच्ची है, कोई बात नहीं। कैसा है ये? बहुत अच्छा और रंग बिरंगा भी। और इसके अंदर मैं एकदम सूखी हूँ माँ। बढ़िया है,
तू तो सुखी है पर पूरा घर गीला है। क्यों देख नहीं रही हो, छत चू रही है बिटिया। काश ऐसा होता कि रेनकोट हमारे घर पे भी होता तो हमारे घर में भी पानी नहीं चूता। हाँ बिटिया। विभा ने ये बात बोली ही थी कि अचानक छत का चूना रुक गया। प्रांजल और मोहन छत की ओर देख ही रहे थे। बाहर तो बरसात हो रही है, तो ये छत का चूना अपने आप कैसे रुक गया? क्या पता, रुको हम देख कर आते हैं। मोहन जैसे ही घर के बाहर आया तो वो हैरान हो गया। उनके घर के ऊपर बड़ा सा रंग बिरंगा रेनकोट लगा था। अरे प्रांजल, बाहर आओ। क्या हुआ? अद्भुत। प्रांजल और मोहन दोनों बड़े से रेनकोट को देखकर दंग रह गए। तभी विभा भी घर से बाहर आई। इतना बड़ा रेनकोट? वो भी घर का? बाप रे, ये हुआ कैसे? हमको क्या पता। तभी दोनों का ध्यान विभा के रंग बिरंगे रेनकोट पर गया। बिटिया जरा और कुछ मांगो तो। पर क्या? बोलो कि तुम्हारे पास सोने का कंगन आ जाए। ठीक है, काश मेरे हाथों में सोने के कंगन होते। विभा के ऐसा बोलते ही उसके हाथों में सोने के कंगन थे और अब वो सब कुछ समझ गए। विभा का रेनकोट जादुई रेनकोट था। फिर क्या था, उन सब ने अपनी अपनी पसंद की सारी चीजें उस जादुई रेनकोट से मांग ली। अब विभा के परिवार के पास बड़ा घर, बड़े खेत, ढेर सारा पैसा, गहने, गाड़ियाँ और भी बहुत कुछ था। उनकी किस्मत चमक चुकी थी। विभा के जादुई रेनकोट ने तो कमाल कर दिया। पल भर में उन्हें गरीब से अमीर बना दिया। राजस्थान के एक इलाके में इंद्रलोक नाम का एक गांव था। इस गांव का नाम इंद्रलोक इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ के लोग पानी के लिए बारिश पर निर्भर थे और इन सब का मानना था कि बारिश इंद्र देवता करते हैं। इसलिए यहाँ के लोग साल में एक बार इंद्र देवता के लिए बहुत बड़ा हवन करते हैं। हमारा ये गांव रेगिस्तान में होकर भी कितना अच्छा है ना? हाँ, हमारे गांव पर इंद्र देवता की कृपा है। नहीं तो रेगिस्तान में इतना खुशहाल गांव मैंने आज तक ना कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। हाँ, ये तो है। इस गांव पर इंद्र देवता की कृपा है और उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर समय समय पर बारिश होती है जिससे इस सूखे रेगिस्तान में भी हमें पानी की कमी नहीं होती। इस हफ्ते इंद्र देवता के लिए एक बड़ा हवन होने वाला है। हम सबको अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, सही कह रही हो, तैयारी तो करनी है। पर मुझे आज अपने भैया को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है। आज वो विदेश से वापस लौट रहे हैं, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम भैया को लेने चले जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। सुरेश अपने बड़े भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है और सुप्रिया हवन की तैयारी में जुट जाती है। सुरेश कुछ समय बाद अपने बड़े भाई महेश को लेकर एयरपोर्ट से वापस गांव में लौटता है। महेश गांव में आकर बहुत खुश है। उसे यहाँ पर ताज़ी हवा, ताज़ा पानी और खुले आसमान के नीचे जीने में बहुत आनंद आ रहा है। अरे वाह, मेरा गांव तो बहुत खूबसूरत है। मैं तो खामखा सालों से विदेश में घुट घुट कर मर रहा हूँ। क्यों भैया, आपको विदेश में रहना पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर वहाँ का आसमान इतना साफ नहीं है जितना कि यहाँ पर है। वहाँ तो चारों तरफ आसमान में धुंध ही धुंध दिखाई देती है। कहीं कंपनियों से निकलने वाला धुआं तो कहीं गाड़ियों का धुआं दिखाई देता है। वहाँ पर पीने का पानी बोतलों में भरा हुआ मिलता है, जबकि यहाँ पर कुएं का ताजा ताजा पानी पीने को मिल रहा है। हाँ, ये बात तो है। हमारे गांव से सुंदर तो मुझे कोई दूसरी जगह लगती ही नहीं है। अब तो मुझे भी यही लग रहा है। मेरा तो ये गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। महेश और सुरेश आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सुप्रिया इनके पास आती है। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, और अब यहाँ पर आकर तो मुझे और भी ठीक लगने लगा है। सुप्रिया के हाथ में एक थैला है जिसमें हवन की सामग्री है। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? भैया, हमारे गांव में हर साल इंद्र देवता के लिए एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। इस बार भी वो हवन होने वाला है और उसका समय अब नजदीक आ चुका है, इसीलिए उसी की तैयारी कर रही हूँ। सुप्रिया की ये बात सुनकर
महेश सोच में पड़ जाता है। इंद्र देवता के लिए हवन मतलब? आपको तो पता ही है, हमारे गांव का नाम इंद्रलोक है। यहाँ पर इंद्र देवता की बड़ी कृपा है। उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर समय समय पर अच्छी बारिश होती है, जिससे पानी की कमी कभी नहीं होती। अरे ये सब तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। क्या तुम भी आज के इस नए जमाने में इन सब फालतू बातों पर यकीन करती हो? ऐसी बात नहीं है भैया, गांव में सभी लोगों का यही मानना है और ये प्रथा आज से नहीं कई सालों से चली आ रही है। आप भी हवन में जरूर आइएगा। अरे वैसे ये हवन होगा कहाँ पर? आपके खेत में, जहाँ इंद्र देवता का छोटा सा मंदिर है, वहीं पर हमेशा हवन होता है। अरे सुरेश, अरे क्या तुम मुझे वो मंदिर दिखा सकते हो भाई? हाँ भैया चलिए। सुरेश अपने बड़े भाई महेश को खेत की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर इंद्र देवता का एक छोटा सा मंदिर है। खेत में पहुंचकर महेश मंदिर को घूरने लगता है। अच्छा, तो सारे अंधविश्वास की जड़ ये मंदिर है। महेश आगे बढ़ता है और देवता के मंदिर को अपने हाथों से तोड़ देता है। महेश को ऐसा करते हुए देख सुरेश घबरा जाता है। ये क्या कर रहे हो भैया? अरे अंधविश्वास की जड़ को मिटा रहा हूँ। देखते ही देखते कुछ ही समय में महेश मंदिर को तोड़कर बिखेर देता है। आसमान में इंद्र देवता देखते हैं कि महेश ने उनका मंदिर तोड़ दिया है, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और बादलों की तरफ गुस्से से देखते हैं, जिससे आसमान में बहुत तेजी से बादल गरजने की आवाज होती है। इंद्र देवता के गुस्से से बादल बहुत तेज बरसते हैं और इंद्रलोक गांव में तेज मूसलाधार बारिश होती है, जिससे गांव में पानी जमा होने लगता है। अरे ये क्या हो गया? अचानक से इतनी तेज बारिश? ये सब इंद्र देवता के गुस्से के कारण हुआ है। आपने उनके मंदिर को तोड़कर अच्छा नहीं किया भैया। अरे ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? एक मंदिर तोड़ देने से इतनी तेज बारिश कैसे हो सकती है? मूसलाधार बारिश और तेज होती जाती है और गांव में पानी बढ़ने लगता है, जिससे जगह जगह पानी जमा हो जाता है और लोगों के घर पानी में डूबने लगते हैं। सुप्रिया सुरेश के पास आती है। अरे गांव में इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? ये सब महेश भैया की वजह से हुआ है। उन्होंने इंद्र देवता के मंदिर को तोड़ दिया और अब पूरे इंद्रलोक गांव को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये देखो, मैं इंद्र देवता की मूर्ति को उठा लाया हूँ। ये तो महेश भैया के हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। सुप्रिया और सुरेश दोनों पुराने मंदिर वाले खेत में जाते हैं और मंदिर वाली जगह पर इंद्र देवता की मूर्ति को रखकर उनके सामने प्रार्थना करने लगते हैं। हे इंद्र देवता, हमें माफ कर दीजिए। महेश भैया की गलती की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ रही है। हे इंद्रदेव, मैं अपने भैया की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बचपन से ही बाहर शहर में रहे हैं, इसलिए उन्हें हमारे गांव की हवन प्रथा अंधविश्वास लगती है। उन्हें माफ कर दीजिए। हम आपका मंदिर फिर से बनवा देंगे। मैं एक मिस्त्री को जानती हूँ, जल्दी से उन्हें बुलाकर इसी जगह पर नया मंदिर बनाने के लिए कहती हूँ। ठीक है, जल्दी से मिस्त्री को बुला कर लाओ। सुप्रिया जाती है और मिस्त्री को बुलाकर लाती है। मिस्त्री आता है और पुराने मंदिर वाली जगह पर फिर से ईंट जोड़कर मंदिर बनाने लगता है। जैसे जैसे मंदिर बनता जाता है, बारिश कम होती जाती है और मंदिर बनता हुआ देखकर महेश भी आ जाता है। अरे ये मंदिर बनने से तो बारिश कम हो रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने इंद्र देवता का अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। मंदिर बनने के बाद महेश अपने हाथों से इंद्र देवता की मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित करता है और हाथ जोड़कर इंद्र देवता से प्रार्थना करता है। हे इंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए और हमारे इस इंद्रलोक गांव को इस बाढ़ से बचा लीजिए। महेश को मंदिर में मूर्ति स्थापित करते इंद्र देवता ऊपर से देखते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी शक्ति से बारिश को रोक देते हैं। बारिश रुकने के कुछ समय बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है और इंद्रलोक गांव पहले जैसा हो जाता है।
महेश जोर जोर से इंद्र देवता की जय जयकार करता है। इंद्र देवता की जय हो, इंद्र देवता की जय हो। महेश और सभी गांव वाले मिलकर हवन की तैयारियां शुरू करते हैं। ये कहानी है भोला और उसके बैल की। भोला एक किसान था जिसके पास एक छोटी जमीन थी जहां वो रोज मेहनत कर फसल उगाता था। भोला के पास खेती करने के लिए एक बैल था, कल्लू। कल्लू खेत में हल चलाता था। दिन भर की मेहनत के बाद भोला कल्लू के पास बैठकर उससे बातें किया करता था। भोला बहुत ही खुश और संतुष्ट था, लेकिन भोला की खुशी उसके पड़ोसी शंकर से देखी नहीं जाती। शंकर वैसे तो बहुत अमीर था, उसका खेत भी बड़ा था और उसके पास खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी था, लेकिन वो हमेशा यही सोचता कि आखिर ये भोला इतनी छोटी जमीन पर भी खेती करके इतना खुश कैसे रहता है। मेरी जमीन इतनी बड़ी है और मैं अनाज भी ज्यादा उगाता हूँ, पर फिर भी मिले हुए पैसों से संतुष्ट नहीं रहता। शायद उसका ये बैल उसकी खुशी का कारण है। जब देखो वो बैल से बातें करता है। शंकर भोला के पास गया। अरे भोला भाई, मुझे ना एक बैल खरीदना है, लेकिन भाई आपके पास तो ट्रैक्टर है। वो तो है, लेकिन क्या है कि ट्रैक्टर से सारा काम नहीं हो रहा, तो सोच रहा हूँ कि एक बैल ही खरीद लूं। तो खरीद लीजिए, मुझे तुम्हारा बैल बहुत पसंद है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। हाँ। नहीं नहीं भाई, बुरा मत मानिए, पर मुझे मेरा बैल नहीं बेचना है। आप कृपा करके कोई और बैल ढूंढ लीजिए। शंकर अपने खेत लौट आया और वो सोचने लगा, हो न हो, इसके बैल में ही कुछ बात है जो वो इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो इसे पाकर ही रहूंगा। अगर इसकी खेत ही न रही तो ये बैल मुझे जरूर बेच देगा। उस रात शंकर ने चुपके से भोला के खेत जला दिए। अगले दिन जब भोला ने अपने खेत देखे, वो फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया। शंकर भोला की ऐसी अवस्था देखकर बहुत खुश था। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब कई दिन बीत चुके थे और भोला अपने पास जमा पैसे गिन रहा था। 6, 7, 8, 9 और 10। बस मेरे पास तो 10 ही चांदी के सिक्के हैं। इससे तो सिर्फ कुछ दिन और ही मेरा घर चल पाएगा। मुझे कल्लू को किसी नए मालिक को बेच देना चाहिए। उसका नया मालिक उसे भरपेट खिला तो पाएगा। ऐसा सोच भोला कल्लू को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। भोला के हाथ में पैसों की पोटली थी। कुछ वक्त चलने के बाद भोला ने सोचा, मेरे पास अब सिर्फ 10 चांदी के सिक्के हैं और ये भी कोई लूट ले तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बेहतर ये है कि मैं इस पोटली को कल्लू के गले में बांध लूं। भोला ने पैसों की पोटली कल्लू के गले में बांध दी। कुछ दूर चलकर भोला एक ढाबे पर रुका। उसने वहां कुछ खाने का निर्णय लिया और कल्लू को बाहर ही एक पेड़ पर बांध दिया। जब भोला खाना खा रहा था, तभी ढाबे का मालिक बाहर आया।
और वो कल्लू की ओर देख ही रहा था कि उसने देखा कल्लू के गले से एक चांदी का सिक्का गिरा। ढाबे का मालिक चौंक गया। अरे ये क्या, चांदी का सिक्का देने वाला बैल? तभी एक और सिक्का नीचे गिरा। ये तो जादुई बैल है, शायद इसके बारे में इसके मालिक को नहीं पता। अब भोला वहां पहुंचा और कल्लू की रस्सी खोलने लगा। तभी ढाबे का मालिक भी वहां आया। क्या आप ये बैल बेचना चाहते हैं? हाँ, क्या आपको इसे खरीदना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं इस बैल के आपको 1000 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। 1000? ठीक है, दे दीजिए। भोला को बैल के लिए 1000 चांदी के सिक्के मिले। सिक्के लेकर भोला मंडी गया और उसने 4 गाय खरीद ली। भोला बहुत खुश था। वो गाय लेकर गांव लौटा। भोला ने गाय का तबेला खोल दिया और दूध का व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे भोला अमीर हो गया और उसका पड़ोसी ईर्ष्या के मारे मरे जा रहा था। भोला का बैल उसके लिए जादुई साबित हुआ और हमें ये सीख मिली कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मेहंदीपुर गांव में किशन नाम का एक धोबी रहता था। किशन के पास एक भैंस थी जिसे वो काली कहकर बुलाता था। काली रोजाना 20 लीटर दूध देती थी। किशन दूध दूकर केन में भर लेता था। शारदा, मैं दूध पहुंचाने जा रहा हूँ, काली को चारा डाल देना। हाँ जी, डाल दूंगी। किशन मोटरसाइकिल से शहर के घरों में दूध पहुंचाने जाता था। किशन की पत्नी काली के गोबर को तसले में इकट्ठा करती थी और उससे कंडे थोपती थी। कुछ कंडे बिक जाते थे और जो बच जाते शारदा उन्हें खाना बनाने में प्रयोग कर लेती। किशन और शारदा अपनी काली को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वही उनके जीवन का आधार थी। कभी कभी अगर काली का दूध बच जाता तो किशन और शारदा उसे गांव के गरीबों को दे देते। एक दिन किशन अपने घर स्मार्ट टीवी खरीद कर लाता है। गांव में किसी के घर भी स्मार्ट टीवी नहीं था। किशन मिठाई लेकर अपने पड़ोसी भानु के घर पहुंचता है। लीजिए भानु भैया, मिठाई खाइए। किस बात की मिठाई है? आज मैं स्मार्ट टीवी खरीद कर लाया हूँ। स्मार्ट टीवी? ये कैसी टीवी होती है? ये स्मार्टफोन की तरह काम करती है। भानु किशन से बहुत जलता था। किशन जब चला जाता है तो भानु अपनी पत्नी से कहता है, इनकी काली तो कामधेनु बन गई है। उसके दूध और गोबर से ये अमीर हुआ जा रहा है। एक ससुरी हमारी भैंस है, पूरे दिन में मात्र 2 लीटर दूध देती है और कतई पतला गोबर करती है। और जब भी इन दोनों के घर कोई भी नई चीज आती है तो हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी भैंस चुराकर अपने घर ले आएं? क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? अरे तुम बुद्धू हो। भैंस को यहाँ ले आना, उस पर कत्थई रंग का पेंट कर देना और गांव वालों से कह देना कि बाजार से नई भैंस खरीद कर लाए हैं। बात तो तुमने ठीक कही। रात में जब किशन और शारदा सो जाते हैं तो भानु चुपके से उनके घर में घुस जाता है। वो काली के मुंह पर रस्सी बांध देता है और काली को खोलकर अपने घर में ले आता है। घर आकर वो काली पर ब्राउन पेंट कर देता है और सो जाता है। अगले दिन जब किशन और शारदा सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि काली गायब है। हे भगवान, ये काली कहाँ चली गई? बेचारे किशन और शारदा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल शक नहीं करते और गांव भर में अपनी भैंस को ढूंढते रहते हैं। पूरे गांव में जब काली नहीं मिलती तो बेचारे जंगल में बैठकर रोने लगते हैं।
उस दिन दोनों खाना भी नहीं खाते। पता नहीं बेचारी काली किस हाल में होगी। तभी किशन देखता है कि जंगल में एक भैंस खड़ी है। किशन और शारदा उसके पास जाते हैं। ये तो हमारी काली नहीं है। ये हमारी काली तो नहीं है, लेकिन लगता है भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है, वरना जंगल में ऐसे किसी को भैंस कैसे मिल जाएगी। किशन और शारदा उस भैंस को अपने घर ले आते हैं। अगले दिन शारदा सोकर उठती है तो अपनी नई भैंस के गोबर से कंडे थोपने लगती है। गोबर में उसे एक सोने का बिस्किट मिलता है। अजी सुनते हो, देखो गोबर में ये क्या मिला है। सोने का बिस्किट? ये भैंस के पेट में कैसे आया? अगले दिन जब भैंस गोबर करती है तो उसमें एक और सोने का बिस्किट मिलता है। लगता है ये भैंस रोजाना गोबर के साथ एक सोने का बिस्किट हकती है। किशन और शारदा गोबर में सोना मिलने के कारण बहुत ही जल्द अमीर हो जाते हैं। वो एक बड़ा घर बनवा लेते हैं और कार भी खरीद लेते हैं। उधर भानु जब भी काली को धोने बैठता तो काली उसे लात मारती। भानु और उसकी पत्नी डंडे से काली की खूब पिटाई करते और जबरदस्ती दूध दूते। इसने तो नाक में दम कर दिया है। वहाँ इतने प्यार से दूध देती थी और यहाँ इतना नाटक करती है। किशन का तो इतना बड़ा घर बन गया और उन लोगों ने कार भी खरीद ली। समझ ही नहीं आ रहा कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। भानु रात में किशन के घर झांक कर देखता है और चुपके से किशन और उसकी पत्नी की बातें सुनने लगता है। आज हम जो भी हैं अपनी इस भैंस की वजह से। अगर ये रोज एक सोने का बिस्किट अपने गोबर में ना देती तो हम कभी अमीर ना हो पाते। अच्छा, लगता है इनकी नई भैंस के पेट में ढेर सारे सोने के बिस्किट हैं। किशन और उसकी पत्नी जब सो जाते हैं तो भानु रात में उनके घर में घुस जाता है और उस नई भैंस को भी खोलकर अपने घर ले आता है। भानु सोना पाने के लालच में भैंस का पेट चीर डालता है। भैंस के पेट में सोना नहीं पाता और भैंस मर जाती है। जल्दी से इसे फेंक कर आइए वरना हम पकड़े जाएंगे। लेकिन गांव का चौकीदार उसे रोक लेता है। अरे ये तो किशन भैया की नई वाली भैंस है, तुमने उसको मार डाला। चौकीदार भानु को पकड़कर किशन के पास ले जाता है। भानु, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। हम तुम्हें कितना अच्छा समझते थे। कहीं हमारी काली को भी तुम्ही ने तो नहीं चुराया? मुझे माफ कर दो, आपकी काली को भी मैंने ही चुराया था। गांव में पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत भानु और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकालने का फैसला सुनाती है। ये कहानी है भोला और उसके बैल की। भोला एक किसान था जिसके पास एक छोटी जमीन थी जहां वो रोज मेहनत कर फसल उगाता था। भोला के पास खेती करने के लिए एक बैल था, कल्लू। कल्लू खेत में हल चलाता था। दिन भर की मेहनत के बाद भोला कल्लू के पास बैठकर उससे बातें किया करता था। भोला बहुत ही खुश और संतुष्ट था, लेकिन भोला की खुशी उसके पड़ोसी शंकर से देखी नहीं जाती। शंकर वैसे तो बहुत अमीर था, उसका खेत भी बड़ा था और उसके पास खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी था, लेकिन वो हमेशा यही सोचता कि आखिर ये भोला इतनी छोटी जमीन पर भी खेती करके इतना खुश कैसे रहता है। मेरी जमीन इतनी बड़ी है,
और मैं अनाज भी ज्यादा उगाता हूँ, पर फिर भी मिले हुए पैसों से संतुष्ट नहीं रहता। शायद उसका ये बैल उसकी खुशी का कारण है। जब देखो वो बैल से बातें करता है। शंकर भोला के पास गया। अरे भोला भाई, मुझे ना एक बैल खरीदना है। लेकिन भाई, आपके पास तो ट्रैक्टर है। वो तो है, लेकिन क्या है कि ट्रैक्टर से सारा काम नहीं हो रहा, तो सोच रहा हूँ कि एक बैल ही खरीद लूं। तो खरीद लीजिए, मुझे तुम्हारा बैल बहुत पसंद है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। हाँ। नहीं नहीं भाई, बुरा मत मानिए, पर मुझे मेरा बैल नहीं बेचना है। आप कृपा करके कोई और बैल ढूंढ लीजिए। शंकर अपने खेत लौट आया और वो सोचने लगा, हो न हो, इसके बैल में ही कुछ बात है जो वो इसे बेचना नहीं चाहता। लेकिन मैं तो इसे पाकर ही रहूंगा। अगर इसकी खेत ही न रही तो ये बैल मुझे जरूर बेच देगा। उस रात शंकर ने चुपके से भोला के खेत जला दिए। अगले दिन जब भोला ने अपने खेत देखे, वो फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया? शंकर भोला की ऐसी अवस्था देखकर बहुत खुश था। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब कई दिन बीत चुके थे और भोला अपने पास जमा पैसे गिन रहा था। 6, 7, 8, 9 और 10। बस मेरे पास तो 10 ही चांदी के सिक्के हैं। इससे तो सिर्फ कुछ दिन और ही मेरा घर चल पाएगा। मुझे कल्लू को किसी नए मालिक को बेच देना चाहिए। उसका नया मालिक उसे भरपेट खिला तो पाएगा। ऐसा सोच भोला कल्लू को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। भोला के हाथ में पैसों की पोटली थी। कुछ वक्त चलने के बाद भोला ने सोचा, मेरे पास अब सिर्फ 10 चांदी के सिक्के हैं और ये भी कोई लूट ले तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बेहतर ये है कि मैं इस पोटली को कल्लू के गले में बांध लूं। भोला ने पैसों की पोटली कल्लू के गले में बांध दी। कुछ दूर चलकर भोला एक ढाबे पर रुका। उसने वहां कुछ खाने का निर्णय लिया और कल्लू को बाहर ही एक पेड़ पर बांध दिया। जब भोला खाना खा रहा था, तभी ढाबे का मालिक बाहर आया और वो कल्लू की ओर देख ही रहा था कि उसने देखा कल्लू के गले से एक चांदी का सिक्का गिरा। ढाबे का मालिक चौंक गया। अरे ये क्या, चांदी का सिक्का देने वाला बैल? तभी एक और सिक्का नीचे गिरा। ये तो जादुई बैल है। शायद इसके बारे में इसके मालिक को नहीं पता। अब भोला वहां पहुंचा और कल्लू की रस्सी खोलने लगा। तभी ढाबे का मालिक भी वहां आया। क्या आप ये बैल बेचना चाहते हैं? हाँ, क्या आपको इसे खरीदना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं इस बैल के आपको 1000 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। 1000? ठीक है, दे दीजिए। भोला को बैल के लिए 1000 चांदी के सिक्के मिले। सिक्के लेकर भोला मंडी गया और उसने 4 गाय खरीद ली। भोला बहुत खुश था। वो गाय लेकर गांव लौटा। भोला ने गाय का तबेला खोल दिया और दूध का व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे भोला अमीर हो गया और उसका पड़ोसी
ईर्ष्या के मारे मरे जा रहा था। भोला का बैल उसके लिए जादुई साबित हुआ और हमें ये सीख मिली कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।